सो व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं प्रोटोकॉल जो हमारा है रिसर्च का वो प्रिंट आउट निकाल रहा था उसके, जिससे कि हम एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट कलेक्ट करना शुरू करें। और बहुत दिनों के बाद मैंने इंस्टाग्राम में जो रिक्वेस्ट आई हुई थी उनका आंसर देना शुरू किया। तो बहुत लोगों ने एक चीज़ पूछी है, आप इतना पढ़ रहे हो और क्या कहते हैं, आप पहले फार्म HAP देन पैथो फिर फार्माको फिर थेरेपेटिक्स ऐसे करके पढ़ोगे तो बहुत लंबा टाइम प्रोसेस हो गया। अभी हम सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में, तो हम क्या करें, कैसे करें। तो मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि अभी आप जो पढ़ रहे थे, सेकेंड ईयर के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं पैथो और फार्माकोलॉजी, तो उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। फर्स्ट ईयर में आप अगर HAP पढ़ रहे हो तो HAP पढ़ने की अच्छे से कोशिश करो, ठीक है। मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि जब मैंने ज्वाइन किया था 2018 में फार्म डी, तो उस समय तो ये समझ लो कि फार्म डी को उतना क्रेज भी नहीं था और स्कोप की बात तो कोई करता भी नहीं था, ठीक है। मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया और स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड ईयर तक लगता था मेरे को कि मैंने क्या कोर्स ले लिया है, कोई स्कोप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बट मैं सोचता था कि नहीं यार, एक चीज़ जो मेरे अंदर थी वो थी कि मैंने अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट हमेशा रखा। मैंने बोला कि अगर हमने डिसीजन गलत भी ले लिया है तो उसको सही करके दिखाना है, ठीक है। डिसीजन कोई सही या गलत नहीं होता, हमारे कर्म, हमारा काम जो होता है वो सही गलत होता है। तो फर्स्ट थिंग से जो मेरा मोटिवेशन था बस वो यही था, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके कुछ गस्टर्ड आने लगे जिनको हम पढ़ के थोड़ा मोटिवेशन मिला। जैसे कि एक गस्टर्ड आया था कि फार्मेसी, जो फार्मडी के बच्चे उनको अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब हर हॉस्पिटल में मिलेगी, हर हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट होना जरूरी है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो थी वो और मोटिवेट कर रही थी। और प्रॉब्लम एक और भी थी कि जो हमारे टीचर्स थे उस समय कोई भी टीचर जो था वो फार्मडी नहीं था। तो एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जो, जैसे मैंने अगर फार्मडी किया है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो या फिर आपको मैं हॉस्पिटल में वार्ड राउंड्स पे लेकर जाऊंगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा। जो जो मैंने चीज़ें फेस करी हैं वो आप ना करो। तो हमारे कॉलेज में कोई फार्मडी था नहीं उस समय तक। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि हम लोग वार्ड राउंड भी खुद अकेले जा रहे हैं, जो हमें सीनियर्स बता रहे हैं उसी पे हम लोग सीधा चल रहे हैं। टीचर्स को नहीं पता क्योंकि टीचर्स ने M फार्म और B फार्म M फार्म उसके बाद आगे का कुछ कर रखा है, तो उनको भी पता नहीं है उतना। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी जो हम फेस कर रहे थे। बट अभी क्या हो गया है कि अब थोड़ा सा फार्मडी का स्ट्रेंथ ऊपर हो रहा है, तो जो टीचर्स हैं वो फार्मडी वाले हमारे कॉलेज में अब आने शुरू हो चुके हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं, बातचीत वगैरह होती है तो थोड़ा सही लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनके चक्कर में मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया। क्योंकि मैं इसी के बारे में बातचीत करना चाहूँगा कि फार्मडी का कैसा रहा, मतलब उसकी सिचुएशन कैसी है इस समय इंडिया में, ठीक है। तो व्लॉग में बने रहो, देखते रहो। अभी जा रहा हूँ मैं फटाफट से हॉस्पिटल, फटाफट से लूंगा वार्ड राउंड, उसके बाद OPD में बैठ के फटाफट से डाटा कलेक्शन निकालना है। तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू गाइस। तो अभी नीलेश ने जो भी बोला वो आई थिंक इसने टोटली 100% करेक्ट बोला, क्योंकि हमारे टाइम पे उतना कुछ था नहीं और अभी भी टीचर्स आ रहे हैं। बट आई थिंक 90% तो हम लोग खुद से ही करते हैं और खुद से ही सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, अपने सीनियर्स को देख के। क्योंकि एक पर्टिकुलर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आप सेकेंड ईयर में पहली बार जा रहे हो हॉस्पिटल, मैं जाके बोलूँ कि आप CRA फॉर्म लेके जाओ और भर के आ जाओ, तो ये आपको भी नहीं पता कैसे करना है, ना किसी और को पता है कैसे करना है। एक मेंटोर होना चाहिए जो हमको लेके जाए। अभी भी हमको चाहिए मेंटोर, जिससे जाके हम कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस को डिस्कस करें, क्या पता उसमें कुछ चीज़ें निकल आए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो हमारी लाइफ के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है अभी, तो ये एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर हम लोग को देखते हुए जा रहे थे। Case of throat pain and dysphagia after of smoking. क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट की चीफ कंप्लेन क्या थी जब आया था? तो nausea, vomiting, bloated abdomen, एक साल से ये हो रहा है। ठीक है। डिक्रीज एपेटाइट, डिक्रीज इन वेट, GERD है इसको। नो हिस्ट्री ऑफ टोबैको, टीबी, अस्थमा, इसको वेट लॉस हो रहा है, GERD भी है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इस केस में क्या होता है, जो एसिड का रिफ्लेक्स है वो ऊपर आता है, हमारे हार्ट बर्न होता है, फेगल, हाँ इसोफेगल ट्रैक में आ जाता है ना, उससे हार्ट बर्न होता है। क्या होता है खाने में? खाता हूँ, दर्द होता है। यहाँ पे दर्द होता है, जलन मस्ती, जलन मस्ती है। गले में खराश है। खाना ऊपर की तरफ आता है कि मुंह से भी उल्टी आ जाएगी खाना खाने के बाद, ऐसा होता है? ऐसा होता है? कब से हो रहा है ये आपको? कब से हो रहा है, मतलब ये 6-7 महीने 6-7 महीने से हो रहा है? कहीं बीच में दिखवाया नहीं आपने?
मैं पहले एसएमएस में दिखा गया जब अच्छा। आगरा में दिखाया, बगरा में दिखा दिया और बागपुर में दिखा दिया। आए तो वहां से कोई चप्पल और चोर ले गया। सो अभी नीलेश आज बहुत काम कर रहा है। फाइनली हमको थोड़ा सोर्स मिल गया है काम करने का एंड अभी हम कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। होप सो हमको इसमें मिल जाए पेशेंट। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम लोग EMR में डाटा लेंगे, तो ये वही एक ऐप है जिसमें सारा डाटा है। जो हम अभी हाइपोथायराइडिज्म का डेटा ले रहे हैं, जितने भी पेशेंट सर के पास आए हैं, जितने भी पेशेंट थे जिन्होंने सर से कंसल्टेशन किया था, तो उन सबका डाटा होता है। तो उस डाटा में से हम पेशेंट शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं जो हमारी रिसर्च स्टडी के लिए आते हैं, तो जिससे कि हम उन पेशेंट्स को बुला पाएंगे या फिर उनका जो अगला विजिट होगा तो हम वहाँ पर होंगे। जिससे सो भी प्रज्ञा ढूंढ रही है केसेस, और हमको जो एक पेशेंट चाहिए था यू थायराइड का वो भी मिल गया। मतलब हमको प्राइमरी थायराइड और यू थायराइड के पेशेंट्स चाहिए, और अच्छी बात ये है कि पेशेंट्स मिल रहे हैं हमें, तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है और हमें पता चल भी रहा है कि उसका नेक्स्ट विजिट कब होगा, वो कब आएगा सर से वापस मिलने के लिए। तो हम उस दिन की डेट भी नोट कर रहे हैं, जिससे कि अच्छा रहे हम लोगों के लिए भी कि हम उस पेशेंट से मिल पाएंगे और उन पेशेंट को फटाफट से इनरोल कर पाएंगे। लास्टली पैथोलॉजी ख़त्म कर दी मैंने एंडोक्राइन की, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आने के बाद मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा था, चाय पीते हुए काम कर रहा था और पढ़ रहा था, बस और कुछ नहीं किया। आज सोच लिया था कि अगर आज भी ख़त्म नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे। फिर तो कल संडे है, कल पूरा दिन शूट में चला जाएगा, क्योंकि पूरा वीक का शूट करके रख लेता हूँ मैं एक ही बार में। मंडे से फिर कुछ नया शुरू करेंगे, तो इसको आज ख़त्म करना ही था। तो आज फाइनली पैथोलॉजी मेरी ख़त्म हो चुकी है। इतना अच्छा फील हो रहा है मेरे को, मैं क्या बताऊँ। और एक क्लिनिकल केस भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो एक केस है जिसको आप पढ़कर ट्राई कर सकते हो कि आप उसका डायग्नोसिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो एक ऐसा ही केस है, क्लिनिकल केस नंबर 30। तो ये है कि a 25-year-old female present with a gradual progressive painless swelling in the midline of her neck for 6 months. She also complained of irregular and heavy periods, weight loss, intermittent headache, nervousness, palpitation, excessive sweating and tumor in both hands. On physical examination, the thyroid gland is diffusely enlarged, non-tender and prominent, but there is no nodularity. Her blood pressure is 140/90 mmHg and pulse rate is 100 per minute. अब पूछा है कि discuss the clinical correlation with pathogenesis of the features, और second है what is the probable diagnosis, then third है कि how will you investigate एंड कंफर्म द डायग्नोसिस। सबसे पहले आई स्टार्ट विद XYZ, जो भी उनका नाम है, 25 ईयर फीमेल है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस क्या है? ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव पेनलेस स्वेलिंग इन मिडल ऑफ हर नेक, कितने से? 6 मंथ से। केस ऑफ क्या है? इरेगुलर एंड हैवी पीरियड्स, वेट लॉस, इंटरमिटेंट हेडेक, नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, ट्यूमर इन बोथ हैंड्स, इवन बोथ आईज बिकम प्रोमिनेंट। ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है? इनलार्ज थायरॉइड ग्लैंड, नॉन टेंडर, प्रोमिनेंट आईज। ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने एक पेज में लिख ली, ठीक है, जिससे कि एक थोड़ा सा। और बीपी जो है 140/90 और पल्स रेट है 100 पर मिनट। तो ये अभी हमने लिख दिया। अब इससे हम क्या क्या पता चलता है? पहली चीज तो हमें ये पता करनी है। तो सबसे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है अगर आपको ये केस समझना है। तो सबसे पहले समझना है कि थायराइड क्या होता है। ठीक है। थायराइड भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है? हाइपो और हाइपर। अब एक और चीज कि सबसे पहले जो कोई भी पेशेंट आता है तो उसके हम जब थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं, थायराइड प्रोफाइल, तो इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले TSH, T3 एंड T4। अब एक चीज और समझ लो कि T3 एंड T4 जब इंक्रीज होंगे तो उस समय TSH का लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है। T3 T4 जब इंक्रीज होंगे तो TSH का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब T3 T4 बताते हैं। अगर T3 T4 किसी पेशेंट के इंक्रीज आ जाते हैं, किसी पेशेंट का T3 T4 इंक्रीज है, तो उस पेशेंट को क्या है? हाइपर थायराइड। और किसी पेशेंट का अगर TSH लेवल डाउन है तो उसको क्या है? हाइपो थायराइड। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो T3
एंड T4 जो होते हैं वो वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा टू TSH, ठीक है। तो अभी हमने ये बताया कि जो अगर हाइपोथायराइड का पेशेंट होगा तो उसको क्या होगा, उसका TSH का लेवल इंक्रीज होगा, और जो हाइपर का पेशेंट होगा उसका T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो हाइपर पेशेंट होते हैं, हाइपर थायराइड, उनमें क्या होता है, जो बॉडी का वेट होता है वो लॉस होता है, ठीक है। और हाइपो के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो है बॉडी वेट और जो उनका वेट है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लो, क्या है, वेट लॉस, फिर इंटरमीडिएट हेडेक, नर्वसनेस, पाल्पिटेशन होने के चांसेस होंगे जब बॉडी ज़्यादा काम करेगी, एक्सेसिव स्वेटिंग आएगी जब बॉडी ज़्यादा काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि इस पेशेंट को क्या है, हाइपर थायरॉइडिज्म, ठीक है। और इस पेशेंट का बीपी भी जो है वो थोड़ा हाई है, 140/90, जो नॉर्मल जो होती है वो होती है 120/80, बट इसका पेशेंट का बीपी भी थोड़ा हाई है। अब जो बची चीज़ें रह गई जैसे कि इरेगुलर हैवी पीरियड्स क्यों हो रहे हैं, और क्या कहते हैं, नर्वसनेस क्यों है, ठीक है, और आईज क्यों प्रोमिनेंट है उसकी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे समझ में आ गया था कि ग्रेव्स डिजीज का केस है, डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर है। तो अभी इसमें लिखा हुआ था कि ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन द थायराइड ग्लैंड इज डिफ्यूजली इनलार्ज, नॉन टेंडर एंड प्रोमिनेंट, बट देयर इज नो नोड्यूल्स। तो ट्यूमर होने के चांसेस नहीं है। तो क्या है, ये ग्रेव डिजीज है। इसमें क्या है, हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड टॉक्सिकोसिस, डिफ्यूज थायराइड इनलार्जमेंट और ऑप्थेल्मोपैथी, तीनों चीजें जो हैं इसमें आ गई। अब इसमें ही एक चीज होगी, तो ये है ग्रेव्स डिजीज, और इसी के क्लिनिकल फीचर में लिखा हुआ है मॉडरेट इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड विद फीचर ऑफ टॉक्सिकोसिस, ऑप्थेल्मोपैथी एंड पैथी, ठीक है। सो अब मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि ये जो केस है, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ऐसे, मतलब मैं ऐसी हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं कि यहाँ से रेफरेंस पकड़ के मैंने डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करी कि क्या डायग्नोसिस हो सकता है। और मेरे हिसाब से जो डायग्नोसिस बनकर आया था, डायग्नोसिस इज ग्रेव डिजीज और डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर, और यही डायग्नोसिस है इसमें भी। तो मेरे हिसाब से पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए कि थोड़ा समझ में आ जाए, आप किसी को समझा भी सको और थोड़ा अच्छे से थोड़ा लगे भी कि हाँ कुछ पढ़ा है आपने। सो अभी इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे ऐड, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, कुछ खाया भी नहीं, और टाइमिंग अगर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को तो मजा समझोगे, 11 बज चुके, अभी तक कुछ भी नहीं खाया मैंने सच में। मतलब चीजें जब आपने कुछ ठान लिया हो ना खत्म करना है, तो वो खत्म करके ही रहना है, बस एक ये चीज अपने दिमाग में रख लो, ठीक है ना। तो अभी 11 बजे, अब सोच रहा हूँ क्या खाऊं, सोच रहा हूँ मैगी खाना पड़ेगा। अब इन सब चीजों के चक्कर में मेरी जो डाइट है वो थोड़ी खराब हो जाती है, बट कोई ना। और एक चीज के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं आज बिल्कुल भी बात नहीं कर पाया, जो मैंने स्टार्टिंग में व्लॉग में बोला था कि फार्म डी में क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो मैं उसको अगले व्लॉग में कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए इतना ज्ञान मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा काफी होगा, तो इसको समझो, देखो, और ऐसे कुछ अगर आपको पसंद आए, ऐसे कुछ मैं केस डिस्कस करूं और ज्यादा, तो मैं डिस्कस कर सकता हूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू DRS Vlogs।